हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो चैप्टर्स और बचे हुए थे। मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा था कि मैं आगे के चैप्टर्स भी डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे चैप्टर 1 से लेकर 21 तक के चैप्टर्स की समरी डिस्कस करी थी। अब इस पार्ट में मैं चैप्टर 21 से लेकर 40 तक की समरी डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 21 से लेकर 40 तक की समरी। तो ये चैप्टर 21 से 40 तक में क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं या कैसे कैसे नॉवेल में क्या प्रोग्रेस होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब आगे जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसमें क्या होता है कि कैरोलाइन बिंगले जेन बेनेट को पत्र लिखती है और वो बताती है कि चार्ल्स बिंगले अपने पूरे परिवार के साथ लंदन चले गए हैं और उनकी जल्दी आने की कोई योजना नहीं है। कैरोलाइन जो लेटर है उसमें ये भी उसको इशारा कर देती है बेनेट को, जेन बेनेट को, कि वह चाहती है कि जो बिंगले है उसकी शादी जो है डार्सी की सिस्टर जॉर्जियाना से हो। जो कैरोलाइन है उसका ये करने का उद्देश्य ये है कि वो जेन को ये विश्वास दिला दे कि जो बिंगले है वो उससे प्यार नहीं करता। जेन जो है ये लेटर पढ़कर बड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, इसलिए वो इसको भी इग्नोर करती है। लेकिन जो एलिजाबेथ है उसको ये डाउट होता है कि कैरोलाइन जानबूझकर जेन और बिंगले को अलग करना चाहती है। जब एलिजाबेथ को ये पता लगता है कि मिस्टर कॉलिंस ने उसकी फ्रेंड शार्लॉट लूकस को विवाह का प्रस्ताव दिया है और शार्लॉट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है, तो उसे ये जो डिसीज़न है वो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि शार्लॉट कॉलिन से प्यार नहीं करती। लेकिन शार्लॉट जो है वो उसको ये समझाती है कि एक 27 साल की जो लेडी है उसके लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने कॉलिन से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जब कई दिनों तक बिंगले के लौटने की प्रतीक्षा करती है लेकिन वो नहीं आता, तो एलिजाबेथ को ये पूरा यकीन हो जाता है कि डार्सी और कैरोलाइन ने मिलकर ही जेन और बिंगले को अलग कर दिया है। जेन फिर भी किसी को दोष नहीं देती। एलिजाबेथ शार्लॉट से बिल्कुल डिफरेंट है शादी के मैटर में। एलिजाबेथ का मानना है कि शादी केवल लव के आधार पर होनी चाहिए, जबकि शार्लॉट का मानना है कि समाज में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो और नए कैरेक्टर्स आते हैं, एलिजाबेथ के जो मामा मामी हैं मिस्टर और मिसेस गार्डनर, वो लंदन से लॉन्गबर्न आते हैं। वो एक समझदार, शिक्षित और संतुलित स्वभाव के व्यक्ति हैं। मिसेस गार्डनर जेन को कुछ समय के लिए लंदन चलने का ऑफर देती हैं ताकि उसका माइंड कुछ चेंज हो सके। जेन गार्डनर परिवार के साथ लंदन चली जाती है। वो कैरोलाइन बिंगले से भी मिलने का प्रयास करती है, लेकिन कैरोलाइन उससे औपचारिक व्यवहार करती है और उससे मिलने में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिलाती। जेन को भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो कैरोलाइन बिंगले का व्यवहार है, जैसा एलिजाबेथ उससे बता रही थी, वो वैसी ही है, मतलब दिखावे वाली महिला है। एलिजाबेथ अपनी मित्र शार्लॉट से मिलने हंसफोर्ड जाती है। ये वही स्थान है जहाँ शार्लॉट और मिस्टर कॉलिंस रहते हैं। एलिजाबेथ देखती है कि शार्लॉट ने अपने घर को बहुत समझदारी से सजा कर रखा है, व्यवस्थित है, और वो अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। यहाँ पर एलिजाबेथ पहली बार लेडी कैथरीन डी बर्ग से मिलती है। वो बहुत ही पैसे वाली और प्राउडी महिला है। उसे दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत है। वो हर विषय पर सलाह देती है और चाहती है कि सभी लोग उसकी बात माने। एलिजाबेथ, शार्लॉट और मिस्टर कॉलिंस कई बार रोजिंग्स पार्क जाते हैं। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से उसके परिवार, शिक्षा और भविष्य के बारे में कई पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ उन सब का आंसर बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ देती है। अब रोजिंग्स पार्क में मिस्टर डार्सी, उनके चचेरे भाई कर्नल फिट्जविलियम भी पहुंच जाते हैं। डार्सी जो है वो बार बार शार्लॉट के घर आने लगता है। एलिजाबेथ को ये समझ में नहीं आता है कि ये डार्सी बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि जो कॉलिंस है उनसे बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं है डार्सी की। डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम रोजिंग्स पार्क से हंसफोर्ड आते हैं। एलिजाबेथ को बड़ा आश्चर्य होता है।
बातचीत के दौरान डार्सी कम बोलता है, लेकिन उसके व्यवहार से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन एलिजाबेथ अभी भी उसे घमंडी समझती है। अब यहाँ पर जो है डार्सी का जो प्यार है वो तो क्लियर होता है, बढ़ता है एलिजाबेथ की तरफ, लेकिन एलिजाबेथ की जो प्रेजुडिस है वो अभी भी बनी हुई है। रोजेंस पार्क में लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से उसके परिवार और बाकी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ के ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो सारी चीज़ों का बिना डरे जवाब देती है। अब डार्सी जो है एक दिन एलिजाबेथ के सामने अपने प्रेम का इजहार कर देता है और वो शादी का प्रपोजल रखता है, लेकिन प्रपोजल देते समय वो उसको ये भी क्लियर कर देता है कि हालांकि एलिजाबेथ और डार्सी के जो सोशल स्टेटस में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रेम को स्वीकार किया है। एलिजाबेथ को ये बहुत इंसल्टिंग लगता है और वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो डार्सी पर 2 इल्ज़ाम भी लगाती है। पहला ये कि उसने जेन और बिंगले को अलग किया और दूसरा उसने जॉर्ज विकम के साथ इनजस्टिस किया है। डार्सी बहुत शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह डार्सी एलिजाबेथ को एक बहुत लंबा लेटर लिखता है और इस लेटर में वो उसे बताता है कि उसने बिंगले और जेन को इसलिए अलग किया क्योंकि उसे लगा कि जेन का प्रेम उतना गहरा नहीं था। इसके बाद वो विकम की जो रियलिटी थी वो बताता है, कहता है कि विकम ने उसके पिता के द्वारा दी गई संपत्ति गंवा दी और बाद में डार्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना को बहलाकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करी। पत्र जब एलिजाबेथ पढ़ती है तो उसको लगता है कि शायद डार्सी के बारे में जो वो सोच रही थी वो गलत है। एलिजाबेथ डार्सी के लेटर को बार बार पढ़ती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने विकम की बातों पर बिना कोई जांच किए विश्वास कर लिया था। वो ये भी स्वीकार करती है कि उसने केवल जो फर्स्ट इम्प्रेशन था डार्सी का, उसी के बारे में उसके पूरे जो चरित्र था उसका निर्णय ले लिया। अब यहीं से जो एलिजाबेथ का प्रेजुडिस था वो टूटना शुरू हो जाता है। एलिजाबेथ शार्लट और मिस्टर कॉलिंस से गुड बाय कहकर लॉन्गबर्न वापस लौटने की तैयारी करती है। उसके मन में अब डार्सी के लिए पहले जैसी घृणा नहीं है, लेकिन अभी वो उसके लिए पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाई कि नहीं डार्सी बहुत अच्छा ही है। वो थोड़ा सा डाउट में है। घर लौटकर एलिजाबेथ अपने परिवार से मिलती है। लीडिया और किटी सैनिक अधिकारियों की बातें करती रहती हैं और उनका ये जो बिहेवियर है वो एलिजाबेथ को बहुत चिंतित करता है। अब जो सैनिकों की रेजिमेंट थी वो ब्राइटन जाने वाली होती है। लीडिया जो है वो बहुत एक्साइटेड होती है और अपनी जो फ्रेंड होती है मिसेस फॉस्टर के साथ ब्राइटन जाने का जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लेती है। एलिजाबेथ को डर लगता है कि जो लीडिया की लापरवाही है वो परिवार के लिए समस्या का कारण बन सकती है। एलिजाबेथ अपने मामा मामी मिस्टर और मिसेस गार्डनर के साथ यात्रा की योजना बनाती है। उसकी यात्रा का उद्देश्य जो था वो नॉर्थ इंग्लैंड जाना था, लेकिन बाद में उसने योजना बदलकर डर्बीशायर जाने का निर्णय ले लिया। यही यात्रा आगे चल के पिम्बरली अर्थात डार्सी की जो भव्य हवेली है वहाँ तक ले जाती है उन्हें। तो ये हमारी 21 से लेकर 40 तक की समरी हो गई। आई होप आपको धीरे धीरे नॉवेल पूरा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किनका क्या रोल है। आई होप आपके पढ़ने में ये समरी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपके साथ चैप्टर 41 से लेकर 61 तक की समरी पूरी डिस्कस करूँगी। ठीक है, थैंक यू।